चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक्स जानेंगे ट्राइंगल्स के, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है वैसे वो चीजें, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ट्राइंगल क्या होता है। अगर मैं पूछूं ट्राइंगल क्या होता है, तो इट इज अ पॉलीगन। क्या होता है ये? इट इज अ पॉलीगन। ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो इट इज अ 3-साइडेड क्लोज्ड फिगर। ये एक पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। इट हैज या ट्राइंगल हैव क्या क्या होता है भैया इसमें? 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं जिन्हें हम आर्म्स भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल को ABC भी बोल सकते हैं या ACB भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या BAC वगैरह भी बोल सकते हैं। मतलब आप जब जैसे ABC जा रहे हो तो आप कौन सी डायरेक्शन में घूम रहे हो? कौन सा डायरेक्शन है ये? घड़ी की उल्टी दिशा में है। ये घड़ी ऐसे में घूमती है ना, तो ये क्लॉकवाइज होता है। अभी ऐसे घूम रहे हैं हम ABC, तो कौन सी दिशा में घूम रहे हैं हम? घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। यानी जब आप ट्राइंगल का नाम बताओगे या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के बताओ या क्लॉकवाइज घूम के बताओ, और किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। इन्हें वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें 3 वर्टेसेस भी होते हैं, 3 वर्टेसेस। समझ आ गई बात? 3 वर्टिसेस कौन कौन से हैं? A है, B है एंड C है। इंटीरियर एंगल कौन कौन से? इंटीरियर एंगल मान लेते हैं ये वाला एंगल हो गया 1, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया। तो इंटीरियर एंगल मैं बता रहा हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? इसको थोड़ा यहां खिसका देता हूं। जैसे ये ट्राइंगल हो गया आपका, ट्राइंगल का नाम है ABC, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? अगर आपने नाम रखा हुआ ABC, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो ABC बोला है तो पहले A से B पे आओगे, आगे बढ़ा दोगे। A से B पे आगे बढ़ा दिया, तो ये बन गया आपका एक्सटीरियर एंगल। ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। ऐसी ABC बोला था ना, फिर B से C की तरफ जाओगे, आगे बढ़ा दोगे, तो ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल हो गया। फिर C से A की तरफ जाओगे, तो ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब आप बोलोगे हम A से B आए थे, B से A नहीं जा सकते थे क्या? जा सकते थे, अगर हम नाम वैसा रखते, BAC रख सकते। समझ आगे बात? फिलहाल जो नाम रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है? ABC है, तो A से B की तरफ आना है, B से C की तरफ जाना है, C से A की तरफ जाना है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? ये एक्सटीरियर एंगल हो गया 4, 5 एंड 6। तो यहां पे मैं बता रहा हूं एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये एक्सटीरियर एंगल है। 3 साइड्स होते हैं, या जिनको आर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इनके ये एजेस बोल लो, आर्म्स बोल लो, साइड्स बोल लो, ठीक है। लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल साइड्स को लेटरल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या नाम है इनके? AB हो गया, BC हो गया, CA हो गया। बताओ जी, सबको बात समझ आ गई? तो ये ट्राइंगल के बारे में बेसिक जानकारी है कि भाई ट्राइंगल होता क्या है, क्या इंटीरियर एंगल होते हैं, क्या एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। और जो ट्राइंगल होता है वो एक पॉलीगन होता है, कई सारे पॉलीगन होते हैं, क्वाड्रिलेटरली पॉलीगन होता है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, सेप्टागन, जो भी है, ऑक्टागन, नैनागन, ये सब क्या है? पॉलीगन है। पॉलीगन के बारे में कभी डिटेल में और बताया जाएगा। बात समझ आ गई? फिलहाल ये ट्राइंगल्स के बेसिक्स हो गए। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? अब आपने कुछ प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी हुई है, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी या एंगल सम थ्योरम भी बोल सकते हो आप। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अभी भैया 2 तरह के एंगल्स हो गए, इसलिए इंटीरियर बोलना जरूरी है। एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं ट्राइंगल में, इंटीरियर भी होते हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी मैं कहना चाह रहा हूं एंगल 1 को एंगल प्लस
दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। बताओ बात समझ आ गई। इसके अलावा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये सब पुराने थ्योरम्स है, पुराने प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का वो किसके बराबर होगा? साथ वाले इंटीरियर को छोड़ दो और बाकी बचे हुए के सम के बराबर होगा। समझ आगे बात में क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल की बात करूंगा तो ये किसके बराबर होगा? साथ वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, यानी हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। समझ आगे बात? इंटीरियर ऑपोजिट क्यों बोल रहा हूं भाई? ये तो हो गया एडजेसेंट। एडजेसेंट के जो सामने होता है उन्हें बोलते हैं ऑपोजिट। तो मैं बोल रहा हूं इंटीरियर ऑपोजिट, तो इंटीरियर वाले के जो ऑपोजिट एंगल्स है उनके सम के बराबर है। अगर ये वाला एक्सटीरियर लूंगा तो किसके बराबर होगा? इंटीरियर वाले के ऑपोजिट के बराबर, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा। बताओ बात समझ आ गई? इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है एक्सटीरियर एन एक्सटीरियर कर लेता हूं। एन एक्सटीरियर मतलब एक की बात हो रही है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, दैट इज, इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? इसके अकॉर्डिंग एंगल 4 किसके इक्वल है? बताओ। एंगल 4 एक्सटीरियर हो गया, ये किसके इक्वल है? एंगल 1 प्लस एंगल 3। अच्छा, एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 5 भी एक्सटीरियर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 6 भी एक्सटीरियर है। ये किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3। बताओ जी, बात समझ आ गई? ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर आपने और भी कई चीजें पढ़ी हुई है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है आइसोसेलेस, चलो इस पे बाद में आएंगे। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये लास्ट ईयर पढ़ा है आप लोगों ने। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि जैसे ना एक ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, नाम है इसका एबीसी। इस साइड का मिड पॉइंट ले लिया, बीचों बीच का पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट ले लिया, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। समझ आगे बात? इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये जो थर्ड साइड बचा हुआ है इसके पैरेलल आएगा और हाफ आएगा। पैरेलल एंड हाफ थ्योरम क्या बोलते हैं? लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ये वाली लाइन ज्वाइनिंग किसको ज्वाइन कर रहा है? मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये लाइन कैसे प्राप्त हो रही है? ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके प्राप्त हो रही है। ये जो लाइन प्राप्त हो रही है दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो प्राप्त हो रही है, ये तीसरे साइड के पैरेलल होगा एक तो, और हाफ होगा उसकी लेंथ का। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 5, और उसके पैरेलल भी होगा। समझ आ गई बात? तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स किसके मिड पॉइंट्स? ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। दो साइड तो ये हो गए, तो ऑब्वियसली बात ये थर्ड साइड हुआ। तो वो लाइन जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके प्राप्त हो रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, यानी उसकी लेंथ का आधा है। बताओ जी, बात समझ आ गई? तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बाकी इसका एक कन्वर्स भी होता है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स मतलब उसका रिवर्स हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है ये? इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ triangle parallel to another side, then it bisects the third side. मुझे बताओ इतनी बात समझ आ गई? क्या कह रहा है ये कहता है कि अगर एक ट्राइंगल लिया जाए, उसके किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन स्टार्ट की जाए किसी एक साइड के पैरेलल, तो वो जो थर्ड साइड है ना भाई, मैंने ये साइड लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके पैरेलल, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा।
मतलब ये दोनों बराबर आएंगे। थ्योरम ये कहता है। समय आगे बात, जल्दी से नोट कर लो, अभी और भी चीजें इसमें लिखानी है, फिर हमारा चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है वैसे, ठीक है। तो पहले बेसिक जानकारी दे रहा हूं, फिर हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली जो पढ़ने वाले वो है सिमिलैरिटी। क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे, पहले नोट कर लो। देखो अभी हमने ये जान लिया ट्राइंगल्स क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना। अब आता है कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को हमने कैसे कैटेगरी में बांट रखा है। तो दो बेसिस पे हम लोग ट्राइंगल को कैटेगरीज पे बांटते हैं। समझ आगे बात, दो बेसिस क्या क्या है। एक तो बेस्ड ऑन इंटीरियर एंगल्स, इसके आधार पे एक तो हम ट्राइंगल्स को बांटते हैं, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड्स, और लेंथ ऑफ साइड्स के आधार पे भी हम लोग ट्राइंगल्स को कैटेगरीज में बांटते हैं। अगर इंटीरियर एंगल्स के आधार पे बात करें तो हम लोगों ने तीन तरह से ट्राइंगल को बांट रखा है। एक तो है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल? जिसके सारे एंगल, ऑल एंगल्स, कौन से एंगल्स? ऑब्वियसली बात है इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, इसे लेस देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होगा तो उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल, या फिर बोल सकते हैं ऑल एंगल्स एक्यूट, ऐसे बोल रहा हूं मैं। ऑल एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट। अच्छा नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज। देखो इसको बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल या एक्यूट ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। क्या होता है इसमें? 90 से ऊपर होते हैं कितने एंगल? हाँ, उसके इंटीरियर एंगल सारे कितने? एक। अरे सारे क्या सोचते हैं अंग्रेज, अगर दो एंगल तो 90 से बड़ा कर देगा, 91 91 भी कर देगा तो 180 से तो ऊपर चला गया, तीसरा एंगल तो बन ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है? वन एंगल ऑब्ट्यूज यानी ग्रेटर देन 90। समझ में आ गई बात? थर्ड है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है? सो वन एंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आ गई बात? जिस तरह हम लोगों ने इंटीरियर एंगल्स के आधार पे बांटा है, इसी तरह हम लोग साइड्स की लेंथ के आधार पे भी बांट सकते हैं। पहला होता है आप लोगों का स्केलिन ट्राइंगल, सुना है कभी? स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? ऑल साइड्स अनइक्वल। सारे साइड्स क्या होते हैं इसमें? अनइक्वल होते हैं। बात समझ आ गई? ऑब्वियसली बात है, सारे साइड्स अनइक्वल है तो सारे इंटीरियर एंगल्स भी अनइक्वल ही होते हैं। समझ आ गई बात? मतलब एक तरह से वो स्केलिन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई, और ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। सेकंड क्या हो गया आपका? स्केलिन के बाद आता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, LES आएगा, कोई बात नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें क्या होता है? टू साइड्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल होते हैं। और नेक्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो इक्वी मतलब होता है इक्वल, और लेटरल का मतलब होता है साइड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इक्विलेटरल जिसके सारे साइड्स बराबर होंगे उसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा एक चीज और, सारे साइड बराबर है तो सारे एंगल भी बराबर होंगे। इसमें स्केलिन में सारे साइड्स अलग है तो सारे एंगल भी अलग होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। समझ आ गई बात? ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल थ्री साइड्स इक्वल। क्लियर है? अब आते हैं, ये समय मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? ट्राइंगल को कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है, अलग अलग बेसिस पे। एक हो गया बेस्ड ऑन इंटीरियर एंगल्स, एक हो गया बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द साइड्स। जैसे इंसान को भी हम बांटते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है। कैसे? बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है, बेस्ड ऑन नेशनलिटी, भाई तुम इंडियन हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम भूटानी हो, तुम अलग अलग जहाँ के भी हो। बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तुम अमेरिकन हो तो ये हो सकता है। बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन स्टेट, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, जिस तरह हम इंसान को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं
उसी तरह हम लोग ट्राइंगल्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये दो प्रकार से हमने बांट रखे, बात समझ आ गई। अभी मैंने पहले बताया ट्राइंगल क्या होता है, फिर मैंने ट्राइंगल को कैटेगरीज में बांटना सिखाया। अभी कैटेगरीज में जब मैंने बांटना सिखा दिया तो इसमें एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी कहता है कि जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, तो पहले से पता रहेगा, है ना। जो दो साइड्स इक्वल है, इन साइड्स, मैंने यहां पे ये कहा था स्केलिंग ट्राइंगल में सारे एंगल्स भी अलग होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। दो साइड्स तो इक्वल होते ही है, दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? वो एंगल्स जो इन इक्वल साइड्स के ऑपोजिट है। ये और ये इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ? ये वाला। इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ? ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनको बोलते हैं बेस एंगल। क्या बोलते हैं? बेस एंगल, ठीक है ना। बेस क्या होता है? जो वो साइड जिसके ऊपर दो इक्वल एंगल्स आते हैं उन्हें बेस बोलते हैं। समझ में आ गई बात। और इसे बोलते हैं वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल एंगल। जरूरी नहीं है कि नीचे ही होगा बेस, इसके हिसाब से जिसमें दो एंगल आएंगे, इक्वल एंगल्स आएंगे, उन्हें बोलते हैं बेस। समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहता है कि एंगल्स, ठीक है, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, आर इक्वल टू ईच अदर या इक्वल। बताओ जी, बात समझ आ गई? ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसका एक कन्वर्स भी होता है कि जो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट होंगे दो साइड्स, वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। इनको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? चलो, ये सब तो हो गया। हमने ये देख लिया ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल को कैटेगरीज में बांटना सीख लिया, कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पहले से पढ़ी हुई है उसको रिवाइज कर लिया। बात समझ आ गई? अब आते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल्स। कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। हम भले ही बोलते हो कंपेयर मत करो आपस में, पर कंपेयर हम हमेशा ही करते हैं, इंसान की फितरत है, ठीक है ना। तुम भी कंपेयर करोगे, तुम जब तुम्हारे नंबर की बात आती है तो पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, तुम बोलते हो दूसरों के बच्चों से क्यों कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। पर जब कुछ मांगना होता है तो उनसे कंपेयर करके मांग लेते हो। उनके पेरेंट्स उन्होंने बाइक दिला दी, कंप्यूटर दिला दिया, आपने नहीं दिलाया, तब हम कंपेयर करके मांग लेते हैं। तो इंसान कंपेयर तो करता ही है। हम लोग भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। समझ में आ गई बात? ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर कैसे कर सकते हैं, किस आधार पे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। और एक होता है सिमिलैरिटी, यानी कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स को, तो दो तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, एक होता है सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं ट्राइंगल्स में, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जब दो चीजें बिल्कुल एक जैसी दिखती है, साइज भी एक जैसा होगा, शेप भी एक जैसा होगा। साइज एंड शेप दोनों अगर एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अब एक बात समझो, ठीक है, मुझे दिख रहे हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, क्या हम देख के बता सकते हैं हाँ भैया दिख तो रहे, कॉन्ग्रुएंट हो गए? नहीं, ठीक है ना। देख के तो भाई दूसरा बोलेगा कहां, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर वो डिसएग्री कर गया तो क्या हम आपस में कोई तरीका है जिससे हम बोल पाएंगे नहीं यार कॉन्ग्रुएंट तो है? हमारे पास कुछ नियम है, जिसके आधार पे हम दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। देखने से नहीं होता। ये नहीं बोलेंगे अबे दिख तो रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा है, क्या बात कर रहा है तू, देख ले यार, ठीक है। अगला बंदा ना मुझे तो दिख नहीं रहा, मैं मान ही नहीं रहा। समझ में आ गई बात? तो वो जो तरीका जो तुम बोल रहे हो देख के, वो साइंटिफिक नहीं है। हमारे पास कुछ नियम होने चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने कुछ नियम पढ़े थे लास्ट ईयर। समझ में आ गई बात? जैसे SSS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी। SSS कहता है तीनों साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल्स है, उनकी लेंथ दे रखी है, मैं बोलूंगा देख ले यार पता चल रहा है, बोलेगा ना मुझे पता नहीं चल रहा। मैं बोलूंगा देख इसकी साइड इसके बराबर है, इसकी साइड ये वाली बराबर है, ये तीसरी साइड भी बराबर है, तीनों साइड बराबर हो गई, तो बाय SSS रूल हम कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ गई बात? ठीक है। दूसरा होता है SAS, ठीक है, SAS। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्राइंगल के दो साइड्स बराबर है और उनके बीच का एंगल बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि दो साइड और एक एंगल, नहीं,
इसका मतलब है दो साइड बराबर तो है पर उनके बीच का एंगल भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, मुझे अगर ऐसे एस से कॉन्ग्रेंट करना है तो दो साइड्स, ये साइड इसके बराबर कह दिया मैंने, ये साइड इसके बराबर कह दिया, और जो ए है वो इन दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल इसके बीच में कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह सकता ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना, गलत हो गया, गलत हो गया। ये नहीं बोल रहे दो साइड और एक एंगल, नहीं बोल रहे, बोल रहे दो साइड इक्वल है पर उनके बीच का एंगल इक्वल है, ऐसे एस का मतलब ये हो गया। शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, थोड़ा कॉमेडी फॉर्म में याद रखने के लिए सास बोल सकते हो इसे, ठीक है ना। फिर होता है एक आस, सास आस, एक होता है आसा, ठीक है। अब ए एस का क्या मतलब है, इसका मतलब है दो एंगल इक्वल होंगे, बीच में नहीं है, कहां है बीच में, साइड में है। दो एंगल इक्वल होंगे, मान लो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये साइड इसके इक्वल हो गया, या फिर बचा हुआ ये वाला साइड इसके इक्वल हो सकता है, कोई भी साइड, लेकिन इनके बीच में नहीं होना चाहिए। इसके बीच वाले की बात नहीं कर रहे, जब इसके बीच वाले की साइड की बात करेंगे तब बन जाएगा वो आसा। समझ आ गई बात, सास आस आसा, ठीक है। और एक होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 9th में, यानी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट अगर आपको प्रूव करना है तो इनमें से किसी नियम का पालन करना पड़ेगा। समझ में आगे बात में क्या बोल रहा हूं, इन नियम का हमें इन नियम के रेफरेंस में बताना पड़ेगा। हम बोलेंगे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, बोलेगा कैसे, हम बोलेंगे इसका यूज किया मैंने, बोलेगा चलो ठीक है। समझ आगे बात, ठीक है। हमें बताना पड़ेगा किस नियम का यूज करके हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कहा है, ऐसे नहीं बोल देंगे रैंडमली। जैसे अगर मुझे किसी को चोर प्रूव करना है तो ऐसे नहीं बोलूंगा ये चोर है, ये सबूत देने पड़ेंगे, ठीक है, धाराएं बतानी पड़ेगी, क्यों मैं इसे चोर कह रहा हूं, कौन किस बेसिस पे, हमारे कानून की किताब जो है उसमें कौन सा आर्टिकल ऐसा लिखा हुआ है जो इसको चोर ठहराती है, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। बात समझ आ गई, ठीक है। जब पुलिस क्या बोलते हैं चार्जशीट फाइल करती है ना, तो उसमें धाराएं बताती है, इस धारा के अकॉर्डिंग इसने ये गलती करी है, इसको ये सजा होनी चाहिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर पुलिस ने धारा ही नहीं बताई ना ढंग से तो उसको सजा भी नहीं होती, फिर ऐसा भी होता है। आई बात समझ, तो धाराएं प्रॉपर बतानी पड़ती है। और ये धारा बताना किसका काम है, ये धारा बताना पहले तो पुलिस वालों का काम है जब चार्जशीट फाइल करेगी। उसके बाद वकील जो है ना, जो सरकारी वकील होता है, सरकारी वकील का मतलब है जो पुलिस की साइड होता है, ठीक है ना, जो पुलिस की साइड होता है, बोलता है पुलिस ने ये धाराएं लगाई है ऐसे। अब ये क्या होता है, वकील का साबित करना क्यों जरूरी है भाई, पुलिस तो कभी कभी ऐसा ही मान जाता है यार, पुलिस को तो पुलिस ने ऐसे ही लगा दिया, महंगा जबरदस्ती लगा दिया, वो धारा भी तो साबित करनी पड़ेगी, ये चोरी हुई थी, ये धारा लगेगी, ऐसा होगा। तो कॉन्ग्रेंट आप ऐसे नहीं कह सकते कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट जब आप कहोगे तो आप नियम बताओगे। तो कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रेंट क्या होता है भैया, जब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सेम शेप, सेम साइज एंड सेम शेप। बताओ बात समझ आ गई। कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या हो गया, साइज भी क्या होगा, एक जैसा होगा, और शेप भी एक जैसा होगा। समझ में आ गई बात, तब हम क्या कहेंगे कॉन्ग्रेंट। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होता है कि सेम शेप बट कैन हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज हो सकता है, शेप एक जैसा होगा पर साइज अलग हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने ताजमहल की फोटो रखी, सेम फोटो, बिल्कुल सेम फोटो, पर एक छोटी रखी एक बड़ी रखी। जैसे मान लो मैंने उस फोटो को मोबाइल से खींचा, ठीक है, तो मैं आपके सामने मोबाइल भी दिखा रहा हूं कि देखो भाई ये रहा ताजमहल, और मैंने बड़ी स्क्रीन लगा रखी, टीवी की स्क्रीन लगा रखी, मैंने कहा देखो टीवी में भी दिख रहा, एक जगह छोटा दिखेगा एक जगह बड़ा दिखेगा, दिखेगा तो एक जैसा ना, तो इसका मतलब वो सिमिलर है। क्या है इसका मतलब, सिमिलर है, ठीक है ना। पर अभी हम ट्राइंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कब कहा जाएगा, जब वो दिखने में एक जैसे होंगे पर साइज अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अलग हो भी सकता है। अगर नहीं होगा तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और जो कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सिमिलर तो होते ही है। समझ आ गई बात, जो कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, पर सारे सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं होते, क्योंकि कॉन्ग्रेंट की कंडीशन क्या होती है कि साइज भी बराबर होने चाहिए और शेप भी एक जैसा होना चाहिए। और ये क्या कहता है, शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज जो है वो अलग हो तब भी चलेगा। समझ आ गई बात। तो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए भी 3 नियम है, और वो 3 नियम है SSS, और एक है SAS,
और एक है एंगल एंगल। सुन लो जरा ध्यान से, इसको ए भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है ये एसएसएस और ये एसएसएस सेम नहीं है। ये एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है और ये एसएसएस कॉन्करेंसी क्राइटेरिया है। समझ में आ गई बात? नाम एक जैसे है पर काम अलग है। समझ में आ गई बात? कुछ बोलना चाहते हो आप? ऐसे मुंडी ला रहे हो ऐसा करके, ऐसा। तेरा नाम नरेंद्र मोदी रख दूंगा तो तू क्या प्रधानमंत्री डिक्लेयर हो जाएगा क्या? नहीं ना, नाम एक जैसे होने से कुछ नहीं होता है। ये है एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और ये है एसएसएस कॉन्करेंसी क्राइटेरिया। समझ में आ गई बात? तू ऐसे मत चौंका कर, है नाम एक जैसा है काम नहीं है एक जैसा, ये क्या बात हुई? अरे भैया बहुतों के नाम एक जैसे, क्या दिक्कत है? समझ में आ गई बात? एक सिमिलैरिटी वाला एसएसएस है, एक कॉन्करेंसी वाला एसएसएस है। दिक्कत क्या है बताओ? समझ के बाद पहले इतना नोट कर लो, फिर इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिमिलैरिटी कहां पे आती है। कंपैरिजन ऑफ ट्रायंगल्स का हिस्सा है। समझ में आ गई बात? जब हम दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो या तो कॉन्करेंसी से कर सकते हैं या फिर सिमिलैरिटी से। क्लियर हो गई बात में क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ या ना बोल लो, पैसे लोगे क्या हाँ ना बोलने के?